आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। तो चलिए आज हम प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। इससे पहले हमने आदिकाल को समाप्त कर लिया है बच्चन जी के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। तो अभी प्रश्नोत्तरी का टाइम है। ये आंकना है अपने आप को कि हमने कम से कम कितना अच्छे से तैयार कर लिया है। इसमें मैं कुल यहाँ पर 45 प्रश्न लेकर के आई हूँ। तो देखते हैं कि 45 प्रश्न में आप पहले इनको खुद से टिक कीजिएगा और मैं साथ साथ में इनको पढ़ती चलूँगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं। अगर कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो जो सबसे पुराने कवि हैं वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर हो जाएंगे सरहपा। क्योंकि सरहपा इसलिए हो जाएंगे, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। और सबसे पहले सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो राहुल सांकृत्यायन ने माना। और सरहपा को सर्वसम्मति से ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। यही कारण है कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि या हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरहपा हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि संध्या भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया। तो देखिए, संध्या भाषा हमने इतिहास को पढ़ते समय देखा था। तो नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय या अवधूत संप्रदाय। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लेना आवश्यक है कि जो नाथ संप्रदाय या अवधूत संप्रदाय, ये दोनों एक ही नाम है। तो आदिकालीन साहित्य में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य बहुत धूमधाम से चल रहा था। तो ये जो संध्या भाषा है, संध्या भाषा सिद्धों की जो है भाषा थी। तो सिद्धों की भाषा को क्या कहा गया, संध्या भाषा कहा गया या संध्या भाषा कहा गया। और ये जो संध्या भाषा है, ये नाम किसके द्वारा दिया गया, तो मुनिदत्त और अद्वय वज्र के द्वारा सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ग, सिद्ध संप्रदाय। तो संध्या भाषा का प्रयोग जो है सिद्ध संप्रदाय के कवियों ने किया। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है। अब यहाँ पर पहले प्रश्न को समझना आवश्यक है कि विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में सबसे पहला विकल्प है गारसा दत्तासी, प्रोफेसर वूलर या जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कर्नल जेम्स टाड। तो देखिए, गारसा दत्तासी ने तो कहीं जो है पृथ्वीराज रासो का कहीं नाम नहीं आता उनके लिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, वूलर का नाम आता है। वूलर ने क्या किया है, वूलर ने पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रामाणिक घोषित किया। किस रचना के आधार पर, जो संस्कृत के कवि जयानक हैं उनकी पृथ्वीराज विजय में जो भी तिथियां थी उनके आधार पर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रामाणिक घोषित किया। लेकिन जो कर्नल जेम्स टाड हैं, इन्हें जो है पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो अपभ्रंश भाषा का जो प्रथम कवि है वो कौन हो जाएगा। एक तो यहाँ पर पहला विकल्प है पुष्पदंत, दूसरा है धनपाल, तीसरा है सरहपा और चौथा है स्वयंभू। तो यहाँ पर जो अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि है वो कौन है, वो है स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखने योग्य है कि रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। तो ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि तो स्वयंभू है, लेकिन रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगली रचना है पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे। तो पाहुड़ दोहा पुष्पदंत, सरहपा, धनपाल या फिर राम सिंह। तो देखिए, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे इसमें, तो राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। और इसी तरह से मिलती जुलती एक रचना है दोहा पाहुड़। दोहा पाहुड़ है, तो अगर पाहुड़ दोहा पूछेगा तो राम सिंह रहेगा और दोहा पाहुड़ पूछेगा तो महचंद मुनि की रचना हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है छठा कि देसिल बयाना सब जन मिठा किस कवि की उक्ति है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि देसिल बयाना सब जन मिठा ये किसकी पंक्ति है। तो देखिएगा, विकल्प है विद्यापति, भारतेंदु, अमीर खुसरो या फिर केशवदास। तो ये जो है विद्यापति की बहुचर्चित पंक्ति है और पदावली से है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि ये पंक्ति किसकी है, विद्यापति की है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी, सुमन राजे, मैत्रेयी पुष्पा या फिर नासिरा शर्मा। तो जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, इसकी लेखिका कौन है, सुमन राजे जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी पुस्तक है। तो ये गणपति चंद्रगुप्त की पुस्तक है, जिन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल या फिर शून्य काल भी कहा है। तो देख लीजिएगा, ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है, गणपति चंद्रगुप्त का, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1965 ईस्वी है।
इसके बाद अगला है हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में विभाजित है। अब जो हिंदी साहित्य का अतीत है ये भी एक इतिहास से संबंधित पुस्तक है, किसकी, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की है, और ये जो पुस्तक है यह 2 भागों में विभाजित है। अगला है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है। पहला विकल्प है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर नामवर सिंह, तीसरा है देशराज भाटी, या फिर डॉक्टर गुलाब राय। तो ये जो पुस्तक है ये किसकी है, डॉक्टर गुलाब राय की। कौन सी पुस्तक, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो देखिए प्रश्न को समझिएगा, इन्होंने पुरानी हिंदी की बात यहाँ पर करी है, यानी कि जो पुरानी हिंदी का प्रथम कवि है वो कौन होना चाहिए, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं गुलेरी जी। पहला विकल्प है राजा भोज, दूसरा विकल्प है राजा मुंज, तीसरा विकल्प है सरहपा, और चौथा विकल्प है विद्यापति। तो गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है, और शुक्ल जी ने भी हिंदी का प्रथम कवि के रूप में किसे याद रखा है, राजा मुंज को ही रखा है। इसके बाद अगला है कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है। विकल्प है 1387 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1318 ईस्वी और 1343 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1387 ईस्वी। 1387 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा इन्होंने मानी है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक एक इतिहास ग्रंथ लिखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीरकाल नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल, या फिर मोहन अवस्थी। तो आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। जबकि अगर वीरगाथा काल पूछेगा कि आदिकाल को किस विद्वान ने वीरगाथा काल कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है। इससे पहले जो हमने 15वीं क्लास पढ़ी थी अंतिम कक्षा, उसमें अगर वो आपने वीडियो देखा होगा तो ये प्रश्न आपके लिए बड़ा सरल हो गया होगा कि पहला विकल्प है खुमार रासो, दूसरा है वर्ण रत्नाकर, तीसरा है राउलवेल, या फिर श्रावकाचार। तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना मानी जाती है, तो वो हो जाएगी खुमार रासो। तो 15वां वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपका इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला है अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से कौन कवि था, प्रसिद्ध कौन कवि था। पहला विकल्प है स्वयंभू, दूसरा है पुष्पदंत, तीसरा है धनपाल और चौथा है राम सिंह। तो पहला कवि जो स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल और राम सिंह में से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था वो था पुष्पदंत। तो अभिमान मेरु के नाम से कौन था, पुष्पदंत। अच्छा, पुष्पदंत को ये जो उपमा दी गई थी ना अभिमान मेरु, ये स्वयं के द्वारा ही दी गई थी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है। पहला विकल्प है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा, भगवत स्वरूप मिश्र, या फिर वासुदेव सिंह का। तो ये जो है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है, ये है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का इतिहास ग्रंथ। इसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक कौन है, भगीरथ मिश्र, वासुदेव सिंह, परशुराम चतुर्वेदी, या फिर गुलाब राय। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव सिंह, ठीक है, क्योंकि इसको इस तरह से भी ध्यान रखेंगे, इनकी पुस्तक का भी नाम है हिंदी साहित्य का उद्भव काल, और वासुदेव सिंह जी ने आदिकाल को उद्भव काल के नाम से अभिहित किया है। जैसे कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, तो प्रारंभिक काल किसने कहा, गणपति चंद्रगुप्त ने। आरंभिक काल किसने कहा, मिश्रबंधु ने कहा। शून्य काल किसने कहा, गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। वीर काल अभी हमने देखा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। इसी तरह से हिंदी साहित्य को या हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल के नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न है स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि किस आलोचक ने घोषित किया। तो जो स्वयंभू हैं इनको हिंदी साहित्य का आदि कवि किसने घोषित किया था, हमने इससे अभी पहले एक प्रश्न आया था तो हमने बताया भी था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, या फिर ब्रजेश्वर शर्मा। तो स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि या प्रथम कवि किसने माना है, राम कुमार वर्मा जी ने माना है। अगला प्रश्न है छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने नाम दिया। तो छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने नाम दिया है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने इसको नाम दिया है। अगला प्रश्न है
राम कुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा मानी है? तो पहला विकल्प है 750 से 1000 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1000 से 1375 विक्रम संवत, या फिर 650 से 750 विक्रम संवत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत आदि राम कुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा मानी है। अच्छा, राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगली रचना है या अगला प्रश्न है, महामुद्रा वज्रगीति किस कवि की कृति है? पहला विकल्प है सरहपा, दूसरा शबरपा, लुइपा, कनकामर मुनि। तो देखिए, पहला विकल्प सरहपा, दूसरा शबरपा, लुइपा या फिर कनकामर मुनि। तो ये जो है महामुद्रा वज्रगीति किसकी पुस्तक है? ये शबरपा की पुस्तक है। कनकामर मुनि का क्या है? करकंड चर्यु है, करकंड चर्यु। और ये कनकामर मुनि ये जैन साहित्य से संबंध रखते हैं, जबकि सरहपा, लुइपा और शबरपा ये सभी सिद्ध साहित्य के कवि हैं। अगला है, विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है? पहला विकल्प है नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय या फिर कबीर संप्रदाय। तो पहला तो ये देख लीजिए, कबीर कोई संप्रदाय नहीं है, कबीर पंथ चलता है, कबीर संप्रदाय नहीं चलता है। नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय या फिर जैन संप्रदाय। तो विवेक मार्तंड किसकी पुस्तक? पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए। तो विवेक मार्तंड किसकी? गोरखनाथ की संस्कृत में लिखित पुस्तक है। तो इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा कि ये जो है किस संप्रदाय से है? नाथ संप्रदाय से, क्योंकि गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के जो है संत थे या फिर कवि थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य की कृति है श्रावकाचार, बुद्धिरास, नेमिनाथ रास या फिर रेवंतगिरी रास। तो देखिएगा, इसमें पहला उत्तर क्या है? श्रावकाचार, बुद्धिरास, नेमिनाथ रास और रेवंतगिरी रास। तो शालिभद्र सूर्य की कृति इसमें से बुद्धिरास है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यदि एक प्रश्न आता है बुद्धिरासो किसकी रचना है, तो फिर वो जल्हड़ की पुस्तक हो जाएगी। जल्हड़ वही जो पृथ्वीराज रासो जिन्होंने पूर्ण किया था, यानी चंद्रबरदाई के पुत्र जो जल्हड़ हैं, उनकी पुस्तक का नाम है बुद्धिरासो। जब केवल बुद्धिरास पूछेगा तो शालिभद्र सूर्य, जब इसी में रासो लग जाएगा तो कौन हो जाएगा? जल्हड़ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो देखिए, मिश्र बंधु विनोद के 2 संस्करण थे। पहला संस्करण में 3 भाग, मतलब पहला जो है भाग था उसमें पहले संस्करण में 3 भाग थे, तो वो जो है 1913 में प्रकाशित हुआ था। और जो चौथा भाग था उसको देखते हैं, तो विकल्प 1913, पहला विकल्प है 1913, दूसरा है 1920, तीसरा 1926 और फिर चौथा है 1934। तो जो मिश्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। तो प्रथम 3 1913 में और दूसरा उसके बाद चौथा भाग जो है कब प्रकाशित हुआ? 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रियप्रवास, सूरसागर, पृथ्वीराज रासो या फिर कामायनी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के विषय में ये कहा है और चंद्रबरदाई के लिए कहा है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रबरदाई जो कि इसके रचनाकार हैं वे हिंदी के प्रथम महाकवि माने जा सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। अगला प्रश्न है, वसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता है मधुकर कवि, रोड़ा कवि, भट्ट केदार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो बसंत विलास है ये बसंत विलास नामक रचना है, इसका रचनाकार अज्ञात है, इसका कहीं भी कोई जो है रचनाकार नहीं मिलता है। तो इस तरह से इसमें का विकल्प क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। और वसंत विलास के जो पद हैं उनका जो संकलन है वो माता प्रसाद गुप्त के द्वारा और केशवलाल हरसाद राय ध्रुव के द्वारा किया गया था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो बसंत विलास है इसमें जो 84 छंदों में या 84 पद्यों में स्त्रियों पर बसंत के जो प्रभाव का मनोहारी वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, नजरान ए हिंदी किस कवि की काव्य कृति है? अबुल हसन, अब्दुल रहमान, रहीम दास या फिर रस खान। तो देखिएगा, जो नजरान ए हिंदी है वो किसकी रचना है? वो है अबुल हसन की रचना है। वह नजरान ए हिंदी किसकी रचना है? अबुल हसन की है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है?
वर्ण रत्नाकर, पृथ्वीराज रासो, राउल वेल या फिर खालिक बारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राउल वेल। प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी, तो इसका जो ये विकल्प है ये थोड़ा सा गलत है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो घनानंद, पुष्य या पुंड को, चंद्रबरदाई या फिर कबीरदास को। तो ग्रियर्सन ने प्रथम कवि के रूप में पुष्य या पुंड को प्रथम कवि माना है। और वैसे हिंदी का प्रथम कवि पुष्य को या पुंड को किसने माना है? शिव सिंह सेंगर जी ने माना है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता का प्रधान रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस या फिर हास्य रस। तो कीर्तिलता का कौन सा रस प्रधान है? वीर रस प्रधान रस की ये रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि माने जाते हैं? चंद्रबरदाई, जयदेव, विद्यापति या फिर सरहपा। तो अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल और कवि कुलशेखर, दशावधान, ये सभी नाम हैं किसके हैं? विद्यापति के नाम हैं। अगला है, वज्जीय घोर निसंगरान चौहान चहुदेसी किस कवि की पंक्ति है? चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपतिनाल या फिर गोरखनाथ। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये हैं जगनिक की, परमाल रासों से, जो जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, संदेशो पिण साहिबा कहियो पाछो फिरे न देह किस कवि की पंक्ति है? तो देवसेन, दलपति विजय, शालिभद्र सूरी या फिर अमीर खुसरो। तो संदेशो पिण साहिबा कहियो, ये पंक्तियां हैं दलपति विजय की, और दलपति विजय की रचना कौन सी है? खुमाण रासो। अगला प्रश्न देखेंगे, बालचंद बिज्जावई भाषा दूह नहीं लग गई सज्जन हासा। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? जगनिक, हम्मीरदेव, विद्यापति या फिर रैदास। तो ये पंक्तियां किसकी है? बहुत चर्चित है, विद्यापति की पंक्तियां हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया किस कवि की पंक्ति है? तो देखिए ये जो है पहेलियां हैं किसकी? भारतेंदु, रैदास, अमीर खुसरो या फिर विद्याधर की। तो पहेलियों के लिए और मुकरियों के लिए कौन प्रसिद्ध था? अमीर खुसरो, और खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं? मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, मीननाथ या फिर चौरंगीनाथ। तो मत्स्येंद्रनाथ जो है गोरखनाथ के गुरु के रूप में जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और मत्स्येंद्रनाथ के अन्य भी नाम पाए जाते हैं, जिनमें मीननाथ, मच्छंदरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ ये इनके नाम हैं। यहाँ पर मीननाथ भी है, लेकिन सही क्या होगा? मत्स्येंद्रनाथ, क्योंकि मीननाथ जो है मीनपा, इनको सिद्ध साहित्य में मीनपा भी कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर मीननाथ रख दिया गया है। लेकिन इसका जो सही विकल्प होगा मत्स्येंद्रनाथ होगा। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता हैं हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंगाचार्य या फिर पुष्पदंत। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंगाचार्य की है। और मेरुतुंग कौन थे? ये जैन आचार्य थे। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा गया है? गोरखनाथ, ज्ञानेश्वर, मच्छंदरनाथ या फिर जलंधरनाथ को। तो नाथ संप्रदाय के अंतर्गत बालनाथ, जलंधरनाथ को कहा गया है। और जलंधरनाथ ही ऐसे जो है नाथ संत थे या नाथ कवि थे जिन्होंने सिद्धों से अपनी परंपरा अलग करी थी। इसका मतलब यह है कि अगर माना जाए कि प्रथम जो है नाथ कवि कौन है, तो वो जलंधर के रूप में होंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि नाथ साहित्य के प्रथम कवि या पुरस्कर्ता या फिर जो है प्रथम उद्धारक कौन है, तब वहाँ पर गोरखनाथ का नाम आएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? पहला विकल्प है नागार्जुन, चरपट, जलंधर। दूसरा विकल्प है जलंधर, गोरखनाथ, जड़भरत। तीसरा विकल्प है नागार्जुन, हरिश्चंद्र, गोरखनाथ। और चौथा विकल्प है गोरखनाथ, जड़भरत और हरिश्चंद्र। तो जो सिद्धों में भी नाथ गिने जाते हैं उसमें है नागार्जुन, चरपट और जलंधर। इनके अलावा दो और हैं, कुल 5 ऐसे नाथ हैं जो सिद्धों में भी गिने जाते हैं, जिनमें से 3 नाम तो यहाँ पर हैं। इसके अलावा और एक हो जाएंगे मत्स्येंद्रनाथ, दूसरे हो गए नागार्जुन, चरपट, जलंधर और 5वां नाम हो जाएगा गोरखनाथ का। तो इस तरह से 5 जो है नाथ हैं वो सिद्धों में भी गिने जाते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी का सबसे अंतिम प्रश्न है कि कुमारपाली प्रतिबोध गद्य पद्यमय काव्य लिखा है किसने? हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंगाचार्य या फिर पुष्पदंत। तो देखिएगा ये किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्यमय किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी। तो कुमारपाल चरित किसका आ जाएगा? कुमारपाल चरित हेमचंद्र का आएगा। और कुमारपाल प्रतिबोध अगर पूछेगा तो सोमप्रभ सूरी का हो जाएगा। तो आज की प्रश्नोत्तरी में बस यहीं तक।
और आपके प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। इस प्रश्नोत्तरी के विषय में भी आपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो हम हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से, बच्चन सिंह से के दूसरे इतिहास से, उसमें हम भक्ति काल को पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसके बाद हम भक्ति काल को पढ़ेंगे। तो अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।